नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 18 फरवरी और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट सभी अभ्यर्थियों को मिलता रहे। और ये करंट अफेयर हमारा न सिर्फ आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए, आरओ एरो के एग्जाम के लिए, बल्कि यह हमारा करंट अफेयर्स सभी वनडे एग्जाम के साथ साथ में यूपीएससी के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो आप सभी लोग जो भी आपके हित मित्र हो उन तक यह वीडियो आप हमारा शेयर कर सकते हैं। चलिए, आइए बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए आप 2024 या फिर पीसीएस 25 का अगर आपका टारगेट होगा तो उसके लिए जो सबसे अहम चीज होती है वो होती है आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, यानी कि आपको मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन करना होता है। और उसके लिए डिकोड एग्जाम पर प्रोग्राम चल रहा है, उत्तर लेखन कार्यक्रम। आप चाहें तो मुझसे जुड़ करके या डिकोड एग्जाम के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और उसके लिए नंबर यहां पर दिया गया है मेरा 8604409201। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आपको आरओ का कोई बैच लेना है, पीसीएस का बैच लेना है या कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो आप इस पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या फिर संस्थान के जो नंबर हमारे दिए गए होते हैं उन पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये यहां पर संस्थान के नंबर दिए गए, आप चाहे तो यहां से भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आइए फटाफट हम लोग लास्ट वीक का रिवीजन करते हैं। और तो फिर क्या है, पहला पॉइंट हमारा कि भारत और थाईलैंड के बीच संवाद का चौथा संस्करण 14 से लेकर 17 फरवरी तक थाईलैंड में आयोजित किया गया। आप जानते होंगे संवाद कार्यक्रम के बारे में, लास्ट डे हमने इसके बारे में आपको अच्छे से बताया था। नेक्स्ट है, पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए धन आवंटन हेतु राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत सरकार ने हाल ही में 3295.76 करोड़ रुपए की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। आपकी परीक्षा में प्रश्न यही पूछ लेगा कि अभी हाल ही में सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने रुपए की मंजूरी दी है 40 परियोजनाओं के हेतु। आप कहेंगे कि भैया 3295.76 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका भारत को अरबों डॉलर के रक्षा उपकरण बेचेगा और भविष्य में भारत को F-13 स्टील्थ फाइटर जेट्स देगा। इसका नाम भैया जी लोग आपको याद रखना है कि अमेरिका ने किस फाइटर जेट को देने की घोषणा भारत को की है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, एक रिपोर्ट के हवाले से यह जानकारी दी गई कि भारत अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई वेस्ट उत्पादक है। ई वेस्ट मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, ये जो वेस्ट होता है ये क्या है, जो है तीसरे नंबर पर भारत है। यानी कि अमेरिका नंबर 1 पर है, फिर आपका जो है पहले चीन है, फिर अमेरिका और फिर आपका क्या है, भारत है। तो ये आंकड़ा, ये जो डेटा है आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। आगे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल विश्व के 180 देशों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर रैंक प्रदान करता है। और अभी भारत ने 100 में से 38 अंक प्राप्त करने के साथ ही यह 180 देशों में 96वें स्थान पर है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह आपको अंक याद रखना है। और इसके अलावा ये जो है इसकी रैंक कितनी है यह भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है भैया, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में एआई एक्शन समिट से इतर एस्टोनिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री अलार कारिम से मुलाकात की। नार्डिक 8 कंट्री जो थी उसके बारे में हमने आपको कल बताया हुआ था, ठीक है, जो कि इसी से संबंधित है। नेक्स्ट है, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत 1993 से 2022 के दौरान जलवायु जोखिमों से सबसे अधिक प्रभावित देशों में 6ठे स्थान पर रहा है। यह भी आपकी क्या है, न्यूज है, आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और जर्मन वाच जो पत्रिका है, जर्मन वाच जो संस्था है, उसके द्वारा यह जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। जर्मन वाच 3 पैमानों पर इसको लॉन्च किया जाता है, हमने आपको बताया था अच्छे तरीके से इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य के बफर जोन में आदिवासियों के लिए एक गांव बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। और इसी को लेकर के कुछ पर्यावरणविद लोग क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट है, नेपाल, भारत और श्रीलंका में प्रमुख बौद्ध स्थलों को कवर करने के लिए हार्टफुलनेस भगवान बुद्ध की त्रिसेवा मोटरसाइकिल अभियान की शुरुआत की गई है। इसके अलावा दुनिया में पहली बार
300 सफाई कर्मियों ने पहला रिवर क्लीनिंग रिकॉर्ड जो है अभी हाल ही में क्या कर दिया है, हासिल कर दिया है कुंभ में। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए, यूपी स्पेशल के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम आते हैं सीधे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। और उसके पहले कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला इसमें से लास्ट वाला ऑप्शन जो था वो सही था, यानी कि बदरुद्दीन तैयबजी। इसके क्या है, ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे। अब हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, काशी तमिल संगमम, ये अभी इसका आयोजन हो रहा है। तमिल और वाराणसी की सांस्कृतिक विविधताओं को समझने के लिए, परखने के लिए और आपसी तालमेल को स्थापित करने के लिए तमिल संगमम जो है आयोजित किया जाता है। और ये आप इसके बारे में जानते होंगे, 16 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के मध्य में दक्षिण भारत के अतिथियों ने प्रयागराज महाकुंभ का भी भ्रमण किया। ठीक है, भ्रमण किया मैंने लिख दिया क्योंकि ये भी करेंगे बेसिकली, है ना। तो जब आप कल को हो सकता है 24 के बाद आप पढ़ो, तो मैंने किया कर दिया शब्द। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा इसको। और इसके अलावा जो है काशी तमिल संगमम का यह तीसरा संस्करण एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में उपयोगी साबित होगा। क्या, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत जो ये टर्म है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, यानी कि आपके निबंध में एक श्रेष्ठ और क्या, एक भारत, एक श्रेष्ठ, या फिर क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। दैट मीन्स कि जो भी हमारी कहते हैं ना विविधताओं में एकता वाला जो शब्द हम लोग पढ़ते हैं अक्सर, कि हमारे यहां पर बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ठीक है, चाहे वो आपकी भाषा की हो या फिर आपकी बोली की हो या कोई भी जो है विविधताएं हो, मौसम की हो, मिट्टी की हो, जमीन की हो, रहन सहन खान पीन की हो, सब में विविधताएं हैं। उन विविधताओं में भी हम में क्या है, एकता है। और इसी विविधता को एकता में देखते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना जो है साकार करने के लिए जो है ये संगमम का आयोजन किया जाता है। और इस पर आपके लिए एग्जाम में निबंध पूछ सकता है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये आपका टास्क नंबर 1 है कि इस पर आपको ऐसे रेडी करना है। ठीक है, चलिए आगे। प्राचीन भारत में शिक्षा और संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण केंद्रों कौन सा, वाराणसी और तमिलनाडु के बीच जीवंत संबंधों को पुनर्जीवित करने के क्रम में काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य एकता में विविधता को मजबूत करना है और विशेष रूप से काशी और तमिलनाडु के बीच संबंध को क्या करना है, सुदृढ़ करना है। मतलब कि क्या करना है, इसको मजबूत करना है, याद रखिएगा। ठीक है, यह आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे। काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण भारतीय चिकित्सा की सिद्ध प्रणाली के संस्थापक और तमिल भाषा के प्रथम व्याकरणविद कौन, ऋषि अगस्त्यर के योगदान की थीम पर आधारित है। इनका नाम आप याद रखिएगा, हो सकता है कि आपसे इस पर जो है प्रश्न बन जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा ऋषि अगस्त्यर चोल पांड्य आदि जैसे अधिकांश तमिल राजाओं के कुलगुरु भी थे। तो ये आपके इतिहास के पॉइंट ऑफ से क्या है प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना। ठीक है, इस वर्ष के आयोजन का मुख्य विषय क्या है, सिद्ध चिकित्सा पद्धति, यानी कि भारतीय चिकित्सा, शास्त्रीय तमिल साहित्य और राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता में ऋषि अगस्त्यर के महत्वपूर्ण योगदान को क्या करना है, उजागर करना है, यानी कि उनके योगदान को रेखांकित करने का जो है कार्य इस बार किया जाएगा इस संगमम में खासकर। ठीक है, चलिए अब आपके सामने प्रश्न है कि काशी तमिल संगमम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही है या है। नंबर 1, काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण भारतीय चिकित्सा की सिद्ध प्रणाली के संस्थापक और तमिल भाषा के प्रथम व्याकरणविद ऋषि अगस्त्यर के योगदान की थीम पर आधारित है। तो ये पॉइंट सही है क्या, बिल्कुल सही बात है, इसी थीम पर आधारित है। तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका सही। दूसरा, प्राचीन भारत में शिक्षा और संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण केंद्रों वाराणसी और तमिलनाडु के बीच जीवंत संबंधों को पुनर्जीवित करने के क्रम में काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, दोनों के संबंधों को मजबूत करने के लिए ही। तो ये वाला कथन भी आपका हो जाएगा क्या, सही। तो इस हिसाब से 1 और 2 दोनों कथन हो जाएंगे सही। तो देखो कूट में कहां पर है 1 और 2, तो कूट में है सी वाले में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आसान है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नाउ भारत टेक्स 2025, इसका भी आयोजन किया रहा है। हाल ही में भारत टेक्स 2025 का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के कपड़ा उद्योग की पूरी वैल्यू चेन को प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है, और यह इवेंट 14 से लेकर के यानी कि 14 to 17 फरवरी तक दिल्ली में जो है आयोजित किया जा रहा है। यह पॉइंट आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अक्सर आयोजन कब हुआ या होने वाला है, ऐसा प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जिसमें कच्चे माल और फाइबर से लेकर तैयार वस्त्र, तकनीकी वस्त्र, घरेलू उत्पाद और हाई एंड
फैशन तक सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। यह टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े नीति निर्माताओं, वैश्विक ब्रांडों, उद्योग जगत के नेताओं और व्यापार से जुड़े हितधारकों को एक साथ लाने वाला दुनिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल आयोजनों में से क्या है, एक है। ये बहुत बड़ा अपने आप में ये आयोजन होने वाला है, वैश्विक लेवल का आयोजन होने वाला है। आप देख रहे होंगे भारत टेक्स 2025 ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो 14 to 17 जो है क्या जो है फरवरी के मध्य में, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बड़ा जो है आयोजन हो रहा है, इसलिए यहां पर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत टेक्स 2025 का आयोजन कहां पर किया गया या कब किया गया, ऐसा करके, ठीक है। चलिए, इस कार्यक्रम में आप देखेंगे तो 5000 से अधिक प्रदर्शक और 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधि जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो ये अपने आप में और ये प्रदर्शित करता है कि भारत का जो ये अपने आप में जो टेक्सटाइल उद्योग है वो ग्लोबली जो है कितना ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि टेक्सटाइल क्षेत्र में जो है भारत अपने आप में जो है बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में बना हुआ है। तो ये आप कुछ पॉइंट्स आपके ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में भारत टेक्स 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, कौन से कथन सही नहीं है, यानी कि आपसे क्या पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट भाई साहब आपसे पूछा है, ध्यान रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं। कॉपी पेन भैया लेके बैठा करो, कॉपी पेन जैसे मैं प्रश्न यहां पर लिखा तुरंत फट से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो। जो पॉइंट्स रहा करें इंपॉर्टेंट उनको भी आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए, और इसके साथ साथ में जो प्रश्न मैं यहां पर पढ़ता हूं उसको आप खुद से तुरंत देखने की कोशिश कीजिए कि अभी आपने जैसे आपने भी यहां पर व्याख्या पढ़ी, अब यहां पर आपके सामने प्रश्न आ गया, तो अब जैसे मैं प्रश्न को पढ़ूं आप तुरंत लिखिए अपनी कॉपी में कि सही है कि गलत है, और उसके आधार पर देखिए कि जो आपने व्याख्या पढ़ी आप तुरंत कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है आपके सामने कि हाल ही में भारत टेक्स 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के कपड़ा उद्योग की पूरी वैल्यू चेन को प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यह इवेंट 12 से 14 फरवरी तक दिल्ली में आयोजित किया गया। नहीं भाई, 12 से 14 नहीं, क्या है 17 तक है ना भाई। देखो कहां पर है, ये देखो पॉइंट 14 से लेकर 17 तक है, ठीक है, 12 से नहीं है, 14 से लेकर के 17 तक है, इसलिए ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, रॉन्ग ही तो आपसे पूछा भैया, तो बस 2 वाला रॉन्ग है आपका। अब देखो केवल 2 कहां पर है, तो बी वाले में केवल 2 कूट में, बस इसी को मार दीजिएगा, टिक, हो गया आपका काम। कितना आसान था, कोई दिक्कत यहां पे ठीक है। तो जब ध्यान से पढ़िएगा तो चीजें आप बढ़िया से कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे, मणिपुर, ये भाई साहब अभी चर्चाओं में है मणिपुर, और आप जानते होंगे कि मणिपुर में कई जो है काफी टाइम से एक हिंसा चल रही है, और वहां के जो मुख्यमंत्री जी थे उनको फाइनली जो है इस्तीफा देना पड़ा, जो है भल्ला जी जो वहां के राज्यपाल हैं, ठीक है। और इस पर मैंने एक प्रश्न कराया भी था आपसे एग्जाम में, और वहां पर अब पूर्ण रूप से जो है राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंशियल लॉ जो है वहां पर प्रॉपर तरीके से लागू हो गया है, इंप्लीमेंट हो गया है। और चूंकि मणिपुर चर्चाओं में है और पहले भी चर्चाओं में था, और मणिपुर विवाद क्या है आप लोग इसको जानते होंगे बहुत ज्यादा, इसमें ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैतेई और कुकी समुदाय के जो लोग हैं उनमें चर्चा है, खासकर आरक्षण को लेकर के। और आरक्षण एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं विवादों में घिरी रहती है, जिस पर जो है कहीं ना कहीं हमारे नेताओं की भी कमी है कि इस पर जो है सही तरीके से इस पर रूल रेगुलेशन नहीं बन पाता है। और वोट जो आपका वोट होता है उसकी राजनीति जो होती है खतरनाक होती है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में जातिवादता, धार्मिकता, है ना, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो जिसमें सामंजस्य ना स्थापित होने से जो हमारा समाज है बीच में कहीं ना कहीं उसमें जो है क्या कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न होता है, यानी कहीं ना कहीं जो है मतभेद उत्पन्न होता है। समाज के ही लोग एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, जो है उनकी भावना जो है बड़ी खराब हो जाती है, क्योंकि एक को लगता है यार इनको फायदा मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, हमको मिल रहा है, उनको नहीं मिल रहा है। तो ये एक जो कहीं ना कहीं जो वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न होती है वो इन्हीं सारी चीजों की वजह से उत्पन्न होती है। उसमें सबसे बड़ा कारण जो है राजनीति है, पॉलिटिक्स है, ठीक है। इसके लिए क्या कहा जाए, ठीक है। तो हालांकि आरक्षण गलत सही ये अपने आप में एक विवाद वाला एक मुद्दा है, ठीक है, क्योंकि जो गरीब है, जो परेशान है, निश्चित तौर पर जो दबे कुचले व्यक्ति हैं उनको बिल्कुल रिजर्वेशन मिलना चाहिए, डैम से मिलना चाहिए, क्योंकि सबको बराबरी का हक है, कोई भी किसी भी वर्ग, धर्म, जाति, मजहब का हो, ठीक है। जो एक लंबे समय तक जिसके पास एक संसाधन नहीं था उसको आरक्षण दिया जाना किसी भी तरीके से गलत नहीं होता है। और अक्षर पर अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है,
ठीक है, तो आपको पैनिक नहीं होना है, ना आपको आरक्षण के खिलाफ जाना है, ना आपको उसके पक्ष में बहुत बातें करनी है। जो सही और गलत होता है उस पर हमें बात रखनी होती है कि हाँ भाई ये चीजें सही हैं, ये चीजें नहीं सही हैं। ठीक है, इस पर वाद विवाद स्थिति उत्पन्न होती है, उस पर कहीं ना कहीं जो दिक्कत उत्पन्न करती है वो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं कहीं ना कहीं। तो ये एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आता है। खैर, तो वो कुकी समुदाय और जो वहां का मैतेई समुदाय है उन्हीं के बीच में विवाद है, कई और अन्य मामले भी हैं, ऐसा नहीं कि वही है। तो वहां पर हिंसा काफी टाइम से हो रही थी और ऐसे में जो है वहां क्या हुआ कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ठीक है, अब राष्ट्रपति शासन अगर लगा दिया गया तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पता होना चाहिए। बहुत जरूरी है राष्ट्रीय आपातकाल को आपको क्या करना, समझना। लेकिन उसके पहले 2-3 पॉइंट और आपके लिए एग्जाम के लिए जरूरी हो जाते हैं, उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू किया गया है। ठीक है, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे कि ये बेसिकली क्या होता है। इसके अलावा मणिपुर की विधानसभा को सस्पेंडेड एनिमेशन के अंतर्गत रखा गया है। ये एक टर्मिनोलॉजी नहीं है। सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब ये होता है कि सामान्य तौर पर जब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो वहां की जो विधानसभा होती है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा मणिपुर में नहीं हुआ है। वहां की विधानसभा को डिसॉल्व नहीं किया गया है। ये सस्पेंडेड एनिमेशन में बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई पार्टी सरकार बनाने के लिए आगे आती है, अगर वो सरकार बना लेती है तो फिर वो राष्ट्रपति शासन हटा दिया जाता है। सस्पेंडेड एनिमेशन में यही होता है बेसिकली। ठीक है, नई टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे। अब चूंकि मणिपुर चर्चाओं में है तो मणिपुर से भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है और मैंने कई बार आपसे कहा है कि भाई साहब पूर्वोत्तर जितने भी राज्य हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अगर मैं मणिपुर की बात करता हूं तो आप मैप में यहां पर देखिएगा मणिपुर कहां है भाई साहब, तो ये है आपका जो है कहां पर, ये मणिपुर, छोटा सा येलो कलर में जो आपको दिख रहा होगा मणिपुर। अब आपको क्या याद रखना कि मणिपुर की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो मणिपुर की सीमा ये देखिए नागालैंड के साथ में लगती है। ठीक है, ये देखिए इसकी सीमा मणिपुर की असम से भी लगती है और मणिपुर की सीमा जो है आपके बगल में जो है मिजोरम से भी लगती है और इसकी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है। वो किससे लगती है, वो लगती है आपकी म्यांमार से, यानी कि बर्मा से लगती है। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके इसको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये देखो आप लोग, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूं। ठीक है, अब दिख रहा होगा आप लोग को शायद, है ना। ये देखो यहां पर आपका क्या है, ये मणिपुर है, इसी से लगा हुआ मिजोरम है। देखो इसकी सीमा इतनी सी छोटी सी सीमा लगती है यहां पर। ठीक है, ये हो गया आपका। और इसके अलावा यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखो मणिपुर हो गया और ये नागालैंड की सीमा लगती है और ये देखो ब्लू कलर में क्या है, असम की सीमा लगती है। और ये जो आपका मणिपुर है इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है किससे लगती है, यहां पर देखिए ये म्यांमार है, तो म्यांमार के साथ भी इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है पूर्वोत्तर जितने भी राज्य हैं, आपका इधर असम हो गया, आपका मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, ये सब आप लोग जो है क्या करते हैं अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। इनके बारे में, पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ये बात हो गया। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की थोड़ा सा। आर्टिकल 352 जो है ये इसका संबंध क्या होता है, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। जब वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जिसका संबंध किससे है, आर्टिकल 352 से है। याद रखिएगा कि कई बार आपसे यही पूछता है कि राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में से किन आधारों पर लगाया जाता है, तो सशस्त्र विद्रोह, वाह्य आक्रमण, है ना, ये एक जो है कुछ टर्म होते हैं जिसके आधार पर आर्टिकल 352 के तहत देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 कर दीजिएगा यहां पर, अनुच्छेद 352, 356 हो गया, हाँ ठीक है। अनुच्छेद 356 जो होता है ये लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन राज्यों में, क्या, राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है तब वहां पर जो है राज्यपाल के अनुमोदन से या केंद्र सरकार, राष्ट्रपति खुद संज्ञान लेकर के यहां पर जो है राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यानी कि राज्य के सभी कार्य राष्ट्रपति के माध्यम से संसद के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, जब संसद नहीं चल रहा होता तो उस समय राष्ट्रपति चाहता है, चाहे तो राज्य के हित के लिए जो है राज्य के लोक निधि से जो है पैसा निकाल सकता है। ठीक है, दे सकता है, मतलब खर्च करने के लिए। और तो ये बात आपको यहां पर 356 के तहत आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरा अनुच्छेद 360 ये क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, यानी कि वित्तीय आपातकाल होता है। आज तक, अभी तक फिलहाल वित्तीय आपातकाल नहीं लागू किया गया है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर 2-3 पॉइंट आपको और याद रखें कि 352 जब लगता है क्या कहते हैं आपातकाल, तो वहां पर आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर के बाकी सभी जो आपके मौलिक जो अधिकार वगैरह होते हैं उसको जो है डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो कई चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये 3 के तीनों आर्टिकल जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ठीक है, ये आपका टास्क है आर्टिकल 352, 356, 360, इसको आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिएगा और इस पर टिप्पणी लिखने के लिए भी आता है आप एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हो गई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन क्या है आपके लिए सही है? नंबर 1, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के फलस्वरूप अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा आपका उत्तर सही। ठीक है, दूसरा, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। इस हिसाब से सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां पे? कितना आसान है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 अभी हाल ही में भारत ने थाईलैंड में आयोजित, कहां पर? थाईलैंड में आयोजित जो ये आपका पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 है वो अपने नाम कर लिया, यानी कि ये खिताब अपने हासिल कर लिया इसने। भारत ने कुल 12 पदक जीते, जिसमें से 6 स्वर्ण है आपके, 3 रजत हैं और 3 क्या है? कांस्य हैं। इसको आपको क्या करना भैया? रेडी कर लेना है। और कहां पर हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। किसने जीता? भारत ने जीता। याद रहेगा। चलिए इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? 2 से लेकर 11 फरवरी 2025 के मध्य में हुआ। यह भी आपको याद रखना है। और इसमें भारत प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर थाईलैंड, जबकि तीसरे स्थान पर कौन सा है आपका? इंडोनेशिया है। यह भी पॉइंट आपको क्या करना है? याद रख लेना है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ भैया कि पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 का आयोजन किया गया कहां पर? नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, इनमें से कोई नहीं। अभी तो जस्ट हमने आपको बताया थाईलैंड में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए आगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन संरक्षक, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, इसका भी आयोजन किया जा रहा भैया। और ये 6ठा संस्करण है। ठीक है, और किनके मध्य में है? ये भारत और जापान के मध्य में। कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास? संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भैया, ध्यान रखिएगा। तो भारत और जापान के बीच में हो रहा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नाम इसका धर्म गार्जियन यानी कि संरक्षक है इसका। 6ठा ये क्या है? संस्करण है। डेट 25 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक। तो 1 फैक्ट, 2 फैक्ट, 3 फैक्ट और 4 फैक्ट आपके सामने आ गए। तुरंत 2 लाइन से आपको याद रखना है। ठीक है, किनके मध्य में हो रहा है? भारत और जापान के मध्य में। क्या नाम है? धर्म गार्जियन नाम है। कौन सा संस्करण है? 6ठा संस्करण है। कब से कब तक होगा? 25 फरवरी से लेकर के 9 मार्च 2025 तक होगा। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट ये। चलिए, इस अभ्यास का मकसद क्या है? संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देते हुए दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही 11 फरवरी को भारत और मिस्र के विशेष बलों ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग में साइक्लोन थर्ड का भी अभ्यास किया। इसको भी हमने आपको कराया था, तो यह भी आपको याद रखना है, ये वाला अभ्यास भी। ठीक है, कौन सा? साइक्लोन थर्ड। किनके मध्य में? भारत और मिस्र के बीच में। ठीक है, अभ्यास साइक्लोन भारत और मिस्र में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। और इसी अभ्यास का जो पिछला संस्करण था जनवरी 2024 में मिस्र में आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपका याद रखना है। ठीक है, कौन सा? साइक्लोन थर्ड, जो कि अभी आपका राजस्थान में आयोजित हो रहा है। इसका पिछला संस्करण जो है मिस्र में आयोजित किया गया था। ठीक, याद रहेगा। चलिए, तो आज हमने 2 युद्धाभ्यास यहां पर देख लिए। चलिए आगे। अब बताओ निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहां पर युद्धाभ्यास के नाम लिखे गए हैं और ये किन देशों के मध्य में होता है, इनके नाम लिखे गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है। तो साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में होता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा इसको, तो ठीक है, ये तो एकदम सही है। दूसरा, धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य में होता है, सही है? बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी जस्ट हमने यहां पर पढ़ा, देखो धर्म गार्जियन के बारे में कि भैया ये जो है किसके मध्य होता है? भारत और जापान के मध्य में। तो ये भी कथन हो जाएगा आपका सही। ठीक है, चलिए इसके अलावा सूर्य किरण है, ये भारत और नेपाल के मध्य में होता है। बिल्कुल सही बात है। और वज्र प्रहार भारत और मलेशिया के मध्य में, ये कथन नहीं सही है भैया, ये गलत है आपका। वज्र प्रहार भारत और मलेशिया के मध्य में नहीं होता है। मुझे बताओ जरा कि वज्र प्रहार जो होता है संयुक्त सैन्य अभ्यास, वो किन देशों के मध्य में किया जाता है? मुझे इसका उत्तर आप लोग प्लीज बताइएगा। ठीक है, फिलहाल ये वज्र प्रहार भारत और मलेशिया के मध्य में नहीं आयोजित होता है, तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग कथन। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत यहां पर? ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो प्रमुख जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं उसको आप लोग रट लीजिएगा। मैंने कई दिन आपसे कहा है कि जितने भी प्रमुख युद्धाभ्यास होते हैं उनको आपको नोट डाउन कर लेना है। भारत नेपाल के मध्य में, भारत अमेरिका के मध्य में, भारत जापान के मध्य में, भारत मलेशिया, भारत मालदीव के मध्य में, ये कुछ ऐसे देश हैं जिसके बारे में, भारत जापान के मध्य में, ये ऐसे देश हैं जिनके बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में युद्धाभ्यास से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे। फास्टैग का नया नियम भैया ध्यान रखिएगा,
अब फास्टैग का नया रूल आ चुका है और ये आपके लिए जरूरी भी है, इसको आपको अच्छे तरीके से सुनना और समझना है। फास्टैग का नया नियम 17 फरवरी से लागू हो जाएगा और इसके तहत जिन भी यूजर्स के फास्टैग में लो बैलेंस होगा, भुगतान में देरी होगी या फिर फास्टैग ब्लैकलिस्ट में होगा, उन पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कि भैया अब आप लोग को फास्टैग में एक मिनिमम अमाउंट भी रखना होगा, या भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर मिनिमम अमाउंट नहीं होगा तो दिक्कत आपको हो जानी है, ठीक है। पहले क्या होता था, लोग जाकर के वहीं पर सीधे वहीं पर जो है काउंटर पर कराते थे, रिचार्ज करते थे, ये सब सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब आपको पहले ही रिचार्ज कराना पड़ेगा, ठीक है। ब्लैक लिस्ट में है तो भी आपके लिए समस्या हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो फास्टैग को अपने हमेशा भरपूर से जो है क्या करिएगा, डब्बा भर के उसको रिचार्ज करके चलिएगा, ठीक है। चलिए, इस नियम को लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य फास्टैग में होने वाली परेशानी के कारण टोल पर लगने वाली गाड़ियों की लंबी कतारों को कम करना है और यात्रा को सुविधाजनक बनाना है। कई बार फास्टैग की वजह से जो है भीड़ लग जाती थी अक्सर, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग इकोसिस्टम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जारी किए हैं, जिसका लक्ष्य टोल भुगतान को सुव्यवस्थित करना, विवादों को कम करना और धोखाधड़ी पर क्या करना है, अंकुश लगाना है, यानी कि उस पर रोक लगाना है, स्टॉप करना है उसको, ठीक है। नए नियमों के तहत अगर गाड़ी के टोल पार करने से पहले गाड़ी के टोल पार करने से पहले फास्टैग 60 मिनट से अधिक समय तक निष्क्रिय रहता है और टोल पार करने के 10 मिनट बाद तक निष्क्रिय रहता है तो लेन देन अस्वीकार कर दिया जाएगा। सिस्टम में इस तरह के पेमेंट को एरर कोड 176 लिख करके रिजेक्ट कर देगा। ये सारी बातें भैया इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कारवार से चलते होंगे, हमारे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है, हमको टेंशन नहीं है, साइकिल भी नहीं मेरे पास, तो हम तो पैदल वाले आदमी हैं, बस से जाते हैं। लेकिन अगर आप कार के शौकीन हैं, कार से जाते होंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपको जो है इस पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, पहले यूजर्स टोल बूथ पर ही फास्टैग रिचार्ज करके आगे जा सकते थे। नए नियम के बाद अब यूजर्स को फास्टैग को पहले ही रिचार्ज करना होगा। ये नहीं कि जाओ वहां गाड़ी खड़ी करो फिर फास्टैग रिचार्ज करो, ना, अब आपको पहले ही करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर भैया कहीं जा रहे हो, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, तो अपना फास्टैग रिचार्ज करके तब जाना, ठीक है। चलिए, हाल ही में फास्टैग का नया नियम 17 फरवरी 2025 से लागू हो गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? नंबर 1, जिन भी यूजर्स के फास्टैग में लो बैलेंस, भुगतान में देरी या फिर फास्टैग ब्लैकलिस्ट होगा, उन पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इस नियम को लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य फास्टैग में होने वाली परेशानी के कारण टोल पर लगने वाली गाड़ियों की लंबी कतारों को कम करना है और यात्रा को सुविधाजनक बनाना है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे आपके सही, यानी कि 1 और 2 कहां पर है, सी वाली जगह पर है, तो बस सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2025, ये भैया अभी आयोजन हो रहा है इसका, और म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2025 के दौरान अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया, 3 देश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीनों देशों के नाम भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने हिंद प्रशांत और उत्तर कोरिया में सुरक्षा परिदृश्य पर क्या की है, चर्चा की है। हिंद प्रशांत क्षेत्र अक्सर चर्चाओं में रहता है, इसके पहले भी हमने आपसे कहा था हिंद प्रशांत क्षेत्र की महत्ता क्या है, भारत के दृष्टिकोण से इसकी महत्ता क्या है। इस पर आप लोग जो है नोट्स बना लीजिएगा, अगर आपको याद होगा तो मैंने अच्छे से इसको आपको समझाया हुआ था, ठीक है। चलिए, अमेरिकी विदेश मंत्री कौन है भैया? मार्को रूबियो। जापानी विदेश मंत्री इवाया ताकेशी और दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री कौन? चो ताए युल ने अपनी आपसी मुलाकात की है। इन्होंने 3 विदेश मंत्रियों ने आपसी मुलाकात की है, बैठक की है, कहां पर? म्यूनिख में। तीनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के पूर्ण परिमाण निरस्त्रीकरण के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता क्या है, पुष्टि की है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। कई सारे मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई है म्यूनिख में, ठीक है। चलिए, इसके अलावा डीपीआर के उत्तर कोरिया का आधिकारिक नाम है दक्षिण चीन सागर सहित दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के जल क्षेत्र में बल या दबाव के द्वारा यथास्थिति बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास का विरोध करते हुए उन्होंने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय कानून को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। तो कई मुद्दे हैं जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आपको हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में पढ़ भी लेना है। बाकी यहां पर आप जानते हो कि कहीं ना कहीं चीन का जो प्रभुत्व है अपने आप में हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी दिखाई देने लगता है कई बार। तो चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए, चीन के बढ़ते हुए दबाव को रोकने के लिए भी इन तीनों देशों ने आपस में बैठक की है। वही पॉइंट यहां पर लिखा है कि तीनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने सुरक्षा ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए
एक सहयोग करते हैं ताकि चीन की मुखरता का मुकाबला किया जा सके और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाई रखी जा सके। आपको मैंने कई बार कहा है कि चीन की नीति कैसी है, विस्तारवादी नीति है। चीन अपना प्रभुत्व जो है अलग अलग देशों में, अलग अलग सागरों में जो है बढ़ाना चाहता है ताकि वो सामरिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या हो सके, मजबूत हो सके। इसीलिए चीन को लेकर के अमेरिका जो है काफी ज्यादा सजग रहता है और इसी के लिए अलग अलग देशों के साथ में उसका गठबंधन बना रहता है, ठीक है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है म्यूनिख में सम्मेलन आयोजित हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि चीन के दबाव को रोकने के लिए आखिर म्यूनिख में जो समिट हुआ है किस प्रकार से उपयोगी साबित हो सकता है, इस पर टिप्पणी लिखिए। ऐसा प्रश्न भी आप एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको क्या करना है, रेडी कर लेना बहुत अच्छी तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, पीसीएस वाले इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक नीति और उत्तर कोरिया का परमाणु चुनौतियों का मुकाबला करना भी है। तो दो देश के साथ में इससे निपटना है, चीन और उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के जो नवाब साहब हैं वो भी कितने गजब आदमी है भी आप लोग जानते होंगे। तो ये सब चीजें हैं कि भैया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं अगर वो थोड़ा उल्टे फुल्टे .com टाइप के होते हैं ना तो दिक्कत होने लगती है। तो इसी परिक्षेत्र में जो है ये बैठक आयोजित की गई थी। चलिए आगे। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2025 के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा से कथन सही नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है। यह सम्मेलन 21 फरवरी को आयोजित किया गया। बताओ पॉइंट सही है क्या? देखो 21 फरवरी, देखो पॉइंट यहां पर कहीं लिखा है 21 फरवरी, तो शायद यहां पर 21 फरवरी शायद नहीं लिखा है। हां लिखा है 14 से लेकर 16 फरवरी के मध्य में आयोजित हुआ था, ठीक है, म्यूनिख सम्मेलन, जबकि यहां पर 21 लिखा हुआ है, गलत है, रॉन्ग है। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक नीति और उत्तर कोरिया की परमाणु चुनौतियों का मुकाबला करना है। तो बिल्कुल सही बात है, ये वाला सही है, ये वाला क्या हो जाएगा आपका, एक वाला क्या है आपका रॉन्ग है, तो बस केवल एक क्या है आपका गलत है, ठीक है, बस हो गया आपका, इज द टेंशन, ठीक है। नवा 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, ठीक है, ये 8वां नहीं होगा भैया, हिंद महासागर सम्मेलन होगा, हाँ ठीक है 8वां, क्वेश्चन नंबर 8 भी है और 8वां सम्मेलन भी है, कंफ्यूजन मत हो रखिएगा इसमें। चलिए 8वें हिंद महासागर को उनको जो है संबोधित किया है किन्होंने, आपके जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं कौन, एस जयशंकर जी, ठीक है। डॉक्टर एस जयशंकर ने अभी हाल ही में 16 फरवरी को, कब 16 फरवरी को, ठीक, कहां पर, मस्कट में, कौन सा सम्मेलन, 8वां, नाम क्या है उसका, हिंद महासागर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए हिंद महासागर को वैश्विक जीवन रेखा बताया। हिंद महासागर आप जानते होंगे, हिंद महासागर की महत्ता भारत के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर हिंद महासागर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से भारत अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और अपने आप को किस प्रकार से सुरक्षित कर रहा है। हिंद महासागर भारत के परिप्रेक्ष्य में सामरिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न भी आप एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है कई बार, ध्यान रखिएगा। तो आपने मेंस में जरा नोट कर लो, फटाफट नोट करो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र वाला तो मैंने बता ही दिया कि इसको आपको नोट डाउन करना है, लेकिन हिंद महासागर की महत्ता भारत के दृष्टिकोण से, सामरिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से किस प्रकार सहायक या उपयोगी है, समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए। ऐसा प्रश्न आप एग्जाम में पूछा सकता है, नोट कर लो भाई साहब। आज लास्ट में मैंने प्रश्न नहीं दिया, इसीलिए यही प्रश्न आपको सारे नोट करने हैं कि हिंद महासागर की महत्ता भारत के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि सामरिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से कितनी सहायक है, अपनी जो है समीक्षा कीजिए, इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे, उन्होंने कहा कि इसका उत्पादन, उपभोग, योगदान और कनेक्टिविटी आज दुनिया को चलाने के तरीके का केंद्र हिंद प्रशांत से जो हिंद महासागर है अपने आप में कई ग्लोबली जो इंपॉर्टेंस रखता है। हिंद महासागर ग्लोबली बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में, ठीक है, कई देशों के लिए, न सिर्फ भारत के लिए। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री कौन, वदर बिन हमद अल बुसैदी से भी मुलाकात की है। साथ ही संयुक्त रूप से एक पुस्तक कौन सी, मांडवी टू मस्कट इंडियन कम्युनिटी एंड द शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ओमान, इसका विमोचन भी किया है। तो ये जो है किताब है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि भैया बताओ इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो जयशंकर जी ने जो है किया है, ठीक है, संयुक्त रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कब मस्कट में 8वें जो है हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया, 12 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी या फिर 18 फरवरी, जो कि यहां पर लिखा हुआ है भैया, कब, 16 फरवरी को मस्कट में, ठीक है। तो 16 फरवरी कहां पर है, बी वाले ऑप्शन में है, बस 16 फरवरी टिक कर दीजिएगा, फट से हो गया आंसर, ठीक है। चलिए आगे।
नाउ नेक्स्ट, इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर विमेन इन साइंस अभियान, ये अभी चर्चाओं में रहा है। आप जानते हो कि महिलाएं आगे जा रही क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ में विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में महिलाएं पीछे हैं, आज भी बहुत पीछे हैं। हमारे भारत देश में बहुत पीछे हैं। और वैश्विक लेवल पर अगर हम बात करते हैं ग्लोबली, तो ग्लोबली भी महिलाओं की जो संख्या है एजुकेशन में, वो साइंस के फील्ड में ज्यादा है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब 12th क्रॉस करके जो है कोई बच्ची जब आगे जाती है, ठीक है, तो उसके पास बड़ा कंफ्यूजन होता है कि उसे क्या लेना है। तो अक्सर लड़कियां या तो आर्ट साइड को चूज करेंगी, ठीक है, मोस्टली देखा जाता है, या फिर कॉमर्स। कॉमर्स आजकल लड़कियों का फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है, कॉमर्स, या फिर उसके बाद बायो, ठीक है, बायो, ठीक है, बायो भी साइंस का पार्ट है, नो डाउट, बट मोस्टली लोग आर्ट या कॉमर्स फील्ड में जाती हैं लड़कियां, ठीक है, और आगे फिर जो है अपना बीए करती हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा जो है कहते हैं ये ड्रॉबैक है अपने आप में देश का, कि लड़कियों को या तो सही से गाइडलाइन उनको नहीं दी जाती है, सही से उनको गाइड नहीं किया जाता है, मेंटर नहीं किया जाता है उनको, या फिर जो हमारा एजुकेशन तंत्र कुछ ऐसा इस प्रकार से बन गया है कि कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम होती है साइंस को आगे ले जाने में। तो इस पर सरकार को भी व्यापक स्तर पर काम करना चाहिए और विज्ञान के क्षेत्र में लड़कियां आगे आए, ठीक है, इसके लिए वैज्ञानिक जो है सोच विकसित करनी होगी, विद्यालयों में भी, विश्वविद्यालयों में भी। और वह तंत्र जो अगर वो रिसर्च में आगे जाती हैं, कई बार आपने देखा होगा कि पीएचडी करने के लिए लड़कियों को बहुत प्रकार की समस्याएं देखने को आती हैं, और अक्सर जो है पीएचडी करते समय जो है कई प्रकार की प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। ऐसी न्यूज अक्सर जो है पेपरों में दिखाई जाती हैं कि पीएचडी करने के दौरान उनके साथ यह घटनाएं हुई। तो ये अपने आप में हमारे सिस्टम के फेलियर है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं, एक तो उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है, जल्दी जल्दी हाय तौबा शादी का मजा आता है। अगर लड़ झड़ के वो आगे जाती भी हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार को अलग अलग रूप से कार्य करना होगा। सबसे पहले वैज्ञानिक सोच को विकसित करना होगा, एक बात, उसके अलावा उस वैज्ञानिक तंत्र को विकसित करना होगा, उस सिस्टम को जनरेट करना होगा, उस इकोसिस्टम को जनरेट करना होगा जिसके लिए लड़कियां साइंस फील्ड में आगे जाएं। और आगे जैसे आपका बायो का क्षेत्र हो गया, चिकित्सा मेडिकल हो गया आपका, ठीक है, साइंस हो गया आपका, फिजिक्स का क्षेत्र हो गया, केमिस्ट्री का क्षेत्र हो गया, इसमें लड़कियां आगे जाएं और अपनी प्रतिभा का जो है क्या करें, अपनी प्रतिभा का आकलन करते हुए इस देश और समाज को रिसर्च के फील्ड में क्या करें, आगे ले जाएं। और महिलाओं के अंदर बहुत ही क्षमता होती है, यदि उन्हें पढ़ने का मौका दिया जाए, अगर उन्हें रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, निश्चित तौर पर जो है एक बड़ा क्रांतिकारी कदम जो है भारत देश के लिए साबित होगा। चलिए आगे, तो इसी पर इसी के बिहाफ पे एक जो है न्यूज है आपके सामने कि यूनेस्को द्वारा इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर विमेन इन साइंस अभियान की शुरुआत की गई है। इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर विमेन इन साइंस, ठीक है, इस अभियान की शुरुआत अभी किसने की है? यूनेस्को ने की है, और यूनेस्को के बारे में आप जानते होंगे। इसके अलावा हाल ही में वही पॉइंट जिसकी शुरुआत की गई वही लिखा हुआ है उस पर इसमें, और यह अभियान अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बालिका विकास विज्ञान दिवस की 10वीं वर्षगांठ का क्या है? प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2015 में 11 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, अब 2-3 पॉइंट यहां पर और है। 2024 की यूनेस्को रिपोर्ट, क्या नाम है इसका? चेंजिंग द इक्वेशन सिक्योरिंग STEM फ्यूचर्स फॉर वुमेन के अनुसार G20 देशों में STEM मतलब क्या होता है? S फॉर क्या? साइंस, फिर T फॉर टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी, E फॉर इंजीनियरिंग एंड M फॉर क्या? मैथ। नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ कितनी है? 20% है। G20 कंट्री का डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है भैया, इसको क्या करिएगा? नोट कर लीजिएगा चुपचाप से। अब कुछ लोग बैठे होंगे ऐसा हाथ जोड़ करके, एकदम ऐसा लग रहा हो कथा सुन रहे हो चुपचाप से। भाई साहब नोट करो, ये सारे प्रश्न, ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम के लिए, सारे की पॉइंट्स आपके मुख्य परीक्षा के लिए, आपके निबंध के लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। इनको इग्नोर मत किया करो भाई साहब, ठीक है? सारे पॉइंट नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए। अगर किसी रिपोर्ट का रेफरेंस अगर आप अपने उत्तर लेखन में करेंगे, निबंध में करेंगे, जबरदस्त नंबर आपको जो है मिलेगा ट्रक भर भर के। ठीक है, चलिए, तो ये आप इसमें आप चाहें तो ये जो आपका लिखा है STEM, इसको लिख सकते हैं STEM, एक M और एक M मतलब मेडिकल। ठीक है, मेडिकल में भी फीमेल्स नहीं है उस लेवल के जितना होना चाहिए। ठीक है, ये रिपोर्ट है। ठीक है, इस रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा। उनमें से बहुत कम ही नेतृत्व के पदों पर पहुंच पाती हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी कि STEM से समाहित पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी 10 में से सिर्फ क्या है? 1 है।
अब बताइए ये जो फील्ड आपका दिया है कौन कौन सा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, इसमें से 10 में से मात्र एक बच्ची जा रही है, एक महिला जा रही है। यह दुखद बात है। कम से कम 50% का तो आंकड़ा होना ही होना चाहिए भैया। इसके लिए सरकारों को व्यापक स्तर पर काम करना चाहिए और इसके लिए सबसे पहले परिवार में जो माता पिता नाम की जो चीज होती है उसको ध्यान देना चाहिए कि भैया हमें अपनी लड़कियों को पढ़ने का मौका देना चाहिए। 22 साल में शादी करने का जो चस्का लग जाता है माता पिता को आजकल, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीखे शब्द है मेरे, लेकिन गलत क्या करूं मैं, इस पर बहुत सारी कॉल्स मेरे पास आते हैं और इस पर जो है दुखी रहती हैं लोग जो है मेरे पास। मैं कल अपने चैनल पर मैं लाइव था और मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि मैं लाइव में था, परसों रात की बात है, मैं लाइव था अपने चैनल पर और वहां पे एक लड़की कमेंट आया इसी बात को लेकर कि प्रेशर इतना ज्यादा है पढ़ाई को लेकर के कि उसने फांसी का फंदा तैयार कर रखा है अपने लिए। इस कमेंट को पढ़ते मुझे मतलब इतना दुख हुआ कि मतलब माता पिता आखिर अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, बच्चों को पढ़ने का मौका जरूर देना चाहिए, खासकर फीमेल्स को जरूर देना चाहिए क्योंकि उनको किसी के घर में जाना है और ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को पढ़ने का मौका दें क्योंकि उनके साथ उनकी पढ़ाई ही रहती है और कोई साथ नहीं देता है। तो इस पर जो है मुझे वो कमेंट पढ़ करके मेरे दिमाग में चीज गूंज रही है कि उसमें लिखा हुआ था कि मैंने जो है फांसी का फंदा तैयार कर रखा है। फिर मैंने मैसेज किया उसको जो है कमेंट पे, उसने देखा नहीं देखा आई डोंट नो, बट ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि इस पर अपने पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एक टीचर का कर्तव्य सिर्फ इतना नहीं होता है कि वो क्लास में आए पढ़ाए आपको। आप लोग कई बार कमेंट आता है कि सर आप फालतू बातें करते हैं, कई बार ऐसा स्टूडेंट कमेंट आ जाता है मेरे पास। देखो ऐसा है ना, टीचर जो होता है ना सही मार्गदर्शन आपको दिखाता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम पढ़ाई इतना कर लें और इसका प्रेशर इतना पड़ जाए कि हम कुछ गलत कदम उठा दें। हमारा काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता है, टीचर का काम होता है आपको सही दिशा निर्देश दिखाए और आपको आगे ले जाए। तो ध्यान रखना कि अगर आपके दिमाग में कभी कुछ ऐसी चीज आती है असफलता को लेकर के, तो कभी घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। यार एक चीज नहीं मिलेगी, आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, है ना। ईश्वर आपको कई अन्य कामों में भी चुन सकता है आपको, और हो सकता है कि आप लंबे समय तक एक चीज में, हो सकता है आप आरओ ना बन पाए, कोई बात नहीं, हो सकता है पीसीएस ना बन पाए, हो सकता है आप आईएएस बन जाए, ना आईएएस बन जाए तो हो सकता है आप सांसद विधायक बन जाए, हो सकता है बहुत बड़े कवि बन जाए, आप बहुत कुछ बन सकते हैं। आपके अंदर असीम क्षमता है, उस क्षमता का आकलन करिएगा और आगे बढ़िएगा, लेकिन हताशा और निराशा अपने भीतर मत लाइएगा। चरैवत की संकल्पना पर चलिएगा और जो है कंसिस्टेंसी के साथ में, पूरी पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ेगा। यकीन रखिएगा सफलता आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, एक ही दिमाग में रखना कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही और वो भी सही। ठीक है, तो डरना नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आराम से दिल खोल की तैयारी करिए, जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, तो खुश रहना, मस्त रहना आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी चिंताजनक बात है, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किसके द्वारा इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर विमेन इन साइंस अभियान की शुरुआत की गई है? बताइए किसके द्वारा शुरू की गई है? अभी जस्ट हमने आपको बताया, पहले फट से कमेंट करके मुझे इसका बताओ, इसका उत्तर बताओ कि अभी हाल ही में इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर विमेन इन साइंस अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, फटाफट जल्दी से। यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, नमस्ते योजना अभी हाल ही में यह योजना शुरू की गई है जिसका नाम है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नमस्ते योजना आप जानते होंगे, जो लोग जो है खासकर जो भी सेप्टिक टैंक वगैरह होते हैं, उनके जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनके संदर्भ में ये आपका जो है योजना है। चर्चा में क्यों? चर्चा में इसलिए क्योंकि नमस्ते योजना के तहत सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मचारियों को पीपीई किट और आयुष्मान कार्ड जो है वितरित किए गए हैं। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने नमस्ते योजना के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों को पीपीई किट और आयुष्मान कार्ड जो है क्या किए हैं? वितरित किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नमस्ते योजना क्या है भैया? तो नमस्ते योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने आवास एवं शहरी मंत्रालय के साथ मिलकर के जुलाई 2023 में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारस्परिक तंत्र यानी कि नमस्ते योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? खतरनाक सफाई की रोकथाम और प्रशिक्षित एवं प्रमाणित सफाई कर्मचारियों के माध्यम से सुरक्षित सफाई प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य और क्या है? सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई में लगे लोगों को औपचारिक बनाना और उनका पुनर्वास करना है। आप जानते होंगे जो सेप्टिक टैंक और ये बाकी जो चीजें साफ करते हैं लोग, उनको कई प्रकार की प्रॉब्लम होती है और उनके लिए ही ये नमस्ते योजना बनाई गई है। इसी में एक चीज और ऐड की गई थी,
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लगे कचरा बीनने वालों को 2024 में नमस्ते योजना के तहत एक घटक के रूप में भी शामिल किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी यहां पर कुछ पॉइंट्स और लिखे हैं, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ नमस्ते योजना की शुरुआत कब हुई थी? नमस्ते योजना की शुरुआत 2023 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बाकी ये यहां आपके सामने न्यूज है, यानी कि पीसीएस फाउंडेशन कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहां पर दिया गया है 8604409201। यहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, सभी वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ में नोट्स जो कि होंगे आपके लिए बायलैंग्वेज, यहां पर प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली पीसीएस प्री के लिए क्विज आपको, और बहुत कुछ आपको दिया जाएगा। अलग से सीसैट, निबंध, हिंदी का पेपर आपका सब कुछ कराया जाएगा, अलग से मेंटरशिप, गाइडेंस सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर आपका कोर्स है। लक्ष्य अगर आपका 2025 का पीसीएस का एग्जाम है या 26 का एग्जाम है या आगे का आपके एग्जाम है, फोकस है, तो आप हमारे डिकोड एग्जाम के पीसीएस बैच में एनरोल हो सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर आपके सामने दिया गया है। ठीक है, चलिए अब बताइए, आप लोग एक प्रश्न है आपके सामने कि वित्तीय आपातकाल निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? बहुत ही आसान सा उत्तर है इसका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे कि जो आपका ये वित्तीय आपातकाल होता है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो ये हो गया आज का हमारा, कमेंट जरूर करिएगा प्लीज। ठीक है, ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, यानी कि करंट अफेयर्स। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसैट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।